बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश पार्ट 7। निज़्ज़ा खान ने दिल्ली के बाजार में दुकान लेकर अपना पार्चाजात का काम शुरू कर दिया था और दुकान खूब चल निकली थी। उस काम में उसका बेटा बारबत भी उसका हाथ बटाता था। एक रोज निज़्ज़ा खान दुकान में अकेला बैठा हुआ था कि दुकान में एक शख्स दाखिल हुआ। निज़्ज़ा खान यही समझा कि वो गाहक है। वो शख्स जब निज़्ज़ा खान के करीब आया तब निज़्ज़ा खान ने बड़ी मुलायमत में उसे मुखातिब करके पूछा, आपको क्या चाहिए? इस पर उस शख्स के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। कहने लगा, मेरे मोहतरम, यूं जाने मैं आपका गाहक नहीं, ताहम मुझे आपसे एक तफसील जरूर चाहिए। उस शख्स के उन अल्फाज पर निज़्ज़ा खान चौंका था। कहने लगा, कैसी तफसील? इस पर आने वाला फिर पहले की तरह खुशगवार लहजे में कहने लगा, दरअसल मैं सैफुद्दीन हूं। मैं सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के अच्छे सालारों और उमरा में शुमार किया जाता हूं। मेरा एक भाई है, नाम उसका फखरुद्दीन है। गो वो अलहदा हवेली में रहता है और मेरी रिहाइश अलहदा है, लेकिन गुज़िश्ता दिनों उसके साथ एक ऐसा मामला पेश आया जिसकी खबर मेरी बहनों और माँ ने दी और मैं उसी सिलसिले में आपसे वजाहत और हकीकत जानने के लिए हाजिर हुआ हूँ। इस पर निज़्ज़ा खान ने हाथ के इशारे से एक नशिस्त की तरफ इशारा किया, बैठने को कहा। इस पर सैफुद्दीन वहां बैठ गया। उसके बाद निज़्ज़ा खान बोला, आप पूछे क्या पूछना चाहते हैं? सैफुद्दीन ने गला साफ किया, फिर कहने लगा, जो कुछ मुझे बताया गया है उसके मुताबिक आप अपनी बेटी की मंगनी मेरे भाई फखरुद्दीन के साथ करना चाहते थे। आपकी बेटी का नाम मुझे एतमर बताया गया है, लेकिन मुझे बताने वालों ने यह बताया कि जब फखरुद्दीन मेरी माँ और बहनों को लेकर मंगनी की रस्म अदा करने के लिए आपकी हवेली में गए तो फखरुद्दीन को रुसवा करके हवेली से धुतकार कर निकाल दिया गया। क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ कि इस मंगनी का एहतमाम क्यों किया गया? और क्या मैं इस इल्लत को भी जान सकता हूं कि जिसके तहत मंगनी से इनकार करके फखरुद्दीन को आप लोगों ने हवेली से निकाल दिया? सैफुद्दीन रुका, फिर कहने लगा, मेरे मोहतरम, ये ना सोचिएगा कि मैं आपका एहतसाब करने आया हूं। मैं ये भी जानता हूं कि मेरा भाई फखरुद्दीन एक लाउबाली सा शख्स है। मैं खुद उसके किसी काम पर एतमाद और भरोसा नहीं करता। बस इस हादसे का जिक्र मेरी माँ ने मुझसे किया, सो मैं हकीकत हाल जानने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। इस पर निज़्ज़ा खान मुस्कुराया, कहने लगा, जो कुछ आपने पूछा या जो कुछ आप जानना चाहते हैं उसकी तफसील मैं आपसे कहता हूं। उसके बाद निज़्ज़ा खान ने अपने जख्मी होने, अपने बेटे नजीबुद्दीन के मारे जाने, फखरुद्दीन के उठाकर शहर के शिफा खाने में लाने, निज़्ज़ा खान के अपनी बेटी के हुस्न, उसकी खूबसूरती की तारीफ करने और उसके मर्व के नवाह में अपनी माँ और भाई के साथ फंसने की तफसील फखरुद्दीन से मिलने तक की दास्तान सुना दी। उसके बाद फखरुद्दीन के उस मुतालबे को भी निज़्ज़ा खान ने सैफुद्दीन के सामने पेश कर दिया कि फखरुद्दीन का दावा था कि मेरी बेटी एतमर, बीवी और बेटे को फखरुद्दीन ही मर्व शहर के नवाह से निकाल कर लाया। उसके बाद निज़्ज़ा खान ने मंगनी की रस्म के दौरान अपनी बेटी एतमर के सवाल करने और फखरुद्दीन के जवाब ना देने की तफसील भी कह डाली थी। जब तक निज़्ज़ा खान बोलता रहा, सैफुद्दीन धीमे धीमे अंदाज में मुस्कुराता रहा। जब निज़्ज़ा खान खामोश हुआ तब सैफुद्दीन दोबारा बोल उठा, मैं समझता हूँ जो कुछ आपने किया है वो दुरुस्त है और आप लोग हक बजानिब हैं। गलती पर मेरा भाई है। मैं आप लोगों पर इंकशाफ करूं कि फखरुद्दीन घर से गायब ही नहीं हुआ। निज़्ज़ा खान, मर्व शहर जाने और वहां से किसी को खतरात से निकालने के लिए हफ्ते लगते हैं, जबकि फखरुद्दीन जो मेरा भाई है वो दिल्ली से हफ्तों की बात तो बहुत दूर दिनों के लिए भी गायब नहीं हुआ। वो कहीं गया ही नहीं। फिर वो कैसे दावा कर सकता है कि आपकी बीवी और बेटी को वहां से निकाल कर लाया? आपकी बेटी ने मंगनी की रस्म के दौरान जो सवालात किए, मैं समझता हूँ वो बड़े मुनासिब और मौका व महल के लिहाज से सही थे। निज़्ज़ा खान, मेरे मोहतरम, जब फखरुद्दीन मर्व की तरफ गया ही नहीं तो वह आपकी बेटी के सवालों का क्या जवाब देता? मेरे ख्याल में आपकी बेटी को मर्व शहर से माँ और भाई के साथ लाने वाला मेरा भाई फखरुद्दीन नहीं, कोई और है। हो सकता है किसी को रकम देकर फखरुद्दीन ने यह काम करवाया हो और उसमें अपनी जात को मुलव्विस कर लिया हो कि यह काम उसने खुद किया है। मेरा यह भी अंदाजा है कि जिस वक्त आपकी पहली मुलाकात उससे हुई थी और आपने अपनी बेटी के हुस्न और खूबसूरती की तारीफ की होगी तो फखरुद्दीन उसी वक्त उस पर रीझ गया होगा। मैं उसके मिजाज, उसकी तबीयत से वाकिफ हूँ। उसे ऐसा करना बाइद नहीं है। बहरहाल मैं ये जमानत देता हूँ, बल्कि वसूख से कहता हूँ कि आपकी बेटी, बीवी और बेटे को मर्व शहर से लाने वाला मेरा भाई फखरुद्दीन नहीं बल्कि कोई और है। अगर फखरुद्दीन ये ख्याल करता रहा कि आप लोग उसे अपना मोहसिन और मुरब्बी जानकर
اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دیں گے تو یہ فخر الدین کی بھول تھی۔ محسن اور مربی آپ کا وہی ہے جو حقیقی معنوں میں آپ کی بیوی، بیٹی اور آپ کے بیٹے کو مرو شہر سے نکال کر لایا اور اپنے آپ کو خطرات میں ڈالا۔ اس موقع پر نیزا خان نے کچھ سوچا، پھر غور سے سیف الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اس موضوع پر جو آپ لوگوں نے رویہ اختیار کیا ہے اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور آپ کی ذات اس سلسلے میں قابل تعریف ہے۔ اس موقع پر جبکہ آپ حقیقت شناسی سے کام لے رہے ہیں، میں بھی آپ سے ایک وضاحت یا دوسرے الفاظ میں ایک حقیقت جاننا چاہتا ہوں۔ سیف الدین نے غور سے نیزا خان کی طرف دیکھا، کہنے لگا، کیسی وضاحت، کیسی حقیقت؟ جواب میں نیزا خان نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ اس کے بعد وہ کہہ رہا تھا، سیف الدین، جالور کے راجہ اڑیسہ کو بدترین شکست دینے کے بعد جب سلطان شمس الدین التمش اپنے لشکر کے ساتھ ایک فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوا تو شہر کے لوگوں نے سلطان اور اس کے لشکریوں کا شاندار استقبال کیا۔ کیا آپ اس موقع پر سلطان کے لشکر میں شامل تھے؟ سیف الدین نے غور سے نیزا خان کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، میں سلطان شمس الدین التمش کے اچھے بلکہ نامور سالاروں میں شمار کیا جاتا ہوں، لہٰذا اس موقع پر یقیناً میں سلطان کے لشکر میں شامل تھا۔ سیف الدین کے ان الفاظ پر نیزا خان مسکرایا، کہنے لگا، پھر اس روز آپ نے دیکھا ہوگا جس وقت شہر میں داخل ہونے کے بعد لشکر شہر کے گلی کوچوں سے گزر رہا تھا تو لشکر کے آگے آگے خود سلطان شمس الدین التمش اور عز الدین تھے، ان کے پیچھے سلطان کے محافظ دستے تھے، اور ان دستوں سے پیچھے، جیسا کہ مجھے بتایا گیا تھا، سلطان کے مقدمۃ الجیش کا حصہ تھا۔ مقدمۃ الجیش کے آگے ایک سالار تھا جس نے سفید رنگ کی ٹوپی پر بڑا خوبصورت نیا تگرا لگا رکھا تھا، ٹوپی بھی اس کی بڑی نئی تھی۔ کیا میں جان سکتا ہوں وہ نوجوان کون ہے؟ وہ بڑی عمر کا نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں اس کی ابھی مسیں بھیگ رہی ہیں، 9 عمر ہے۔ کیا آپ مجھے اس نوجوان سے متعلق بتا سکتے ہیں؟ اس پر نیزا خان کی طرف بڑے غور سے دیکھتے ہوئے سیف الدین کہنے لگا، کیا آپ کو اس نوجوان پر کوئی شک ہے؟ اس پر نیزا خان مسکراتے ہوئے کہنے لگا، آپ کا اندازہ درست ہے۔ دراصل ایک بار سرے بازار ایک دکان میں میری بیٹی، بیوی اور بیٹے سے اس کا ٹکراؤ ہوا۔ جو شخص میرے اہل خانہ کو لینے کے لیے مرو گیا تھا اس نے اپنے سر پر خود ڈال رکھا تھا، چہرہ بھی خود کے نقاب سے ڈھانپا ہوا تھا۔ وہ میرے اہل خانہ کے ساتھ سفر کرتا رہا، اس نے اپنے چہرے سے نقاب نہیں ہٹایا، اپنا چہرہ انہیں نہیں دکھایا۔ بس اس نوجوان سے جب دکان میں ٹکراؤ ہوا تو اس کی آنکھوں سے شک میرے اہل خانہ کو پڑا کہ مرو سے لانے والا وہی نوجوان ہے۔ اس کے علاوہ میری بیٹی نے اس موقع پر اسے مخاطب کر کے کچھ جاننا چاہا تو جب گفتگو کے دوران بھی میری بیٹی نے یہ اندازہ لگا لیا کہ جہاں اس کی آنکھیں اس نوجوان جیسی ہیں جو انہیں مرو سے نکال کر لایا تھا، وہاں اس نوجوان کی آواز بھی مرو سے لانے والے نوجوان سے ہو بہو ملتی تھی۔ اس انکشاف پر سیف الدین مسکرایا، کہنے لگا، وہ نوجوان بڑا خوش قسمت ہے۔ جالور کے مارکے میں وہ ایک عام لشکری کی حیثیت سے لشکر میں شامل ہوا تھا، لیکن اس نے اس روز ایک انفرادی مقابلہ جیتا۔ اس کے بعد سیف الدین نے اس انفرادی مقابلے کی تفصیل بھی کہی، ساتھ ہی نیزا خان پر یہ بھی انکشاف کیا کہ کس طرح شاندار انداز میں وہ مقابلہ جیتنے، بہترین جرأت مندی، شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کرنے کے بعد اس نے لشکر میں شامل ہو کر بھی کارہائے نمایاں انجام دیے، جن سے متاثر ہو کر سلطان نے اسے اپنے خیمے میں طلب کیا، اور وہ نوجوان جو ایک عام لشکری کی حیثیت سے جالور کے مارکے میں شامل ہوا تھا، سلطان نے اسے اس کی شجاعت، اس کی بہادری اور حرب و ضرب میں اس کی ہنرمندی دیکھتے ہوئے اپنے مقدمۃ الجیش کا سالار بنا دیا۔ اس کا نام قزلق خان ہے، بڑا ہونہار اور بڑا دلیر جوان ہے۔ اگر آپ کو اس پر شک ہے تو اس سلسلے میں اس سے ضرور ملاقات کریں۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ میرے بھائی فخر الدین نے آپ کو کوئی دھمکی دی ہے، اس سلسلے میں آپ مطمئن رہیے گا، میں اسے سمجھا دوں گا، کوئی غلط قدم اٹھانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی سیف الدین اپنی جگہ پر اٹھا، نیزا خان سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہنے لگا، اب مجھے اجازت دیجیے، میں جاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی سیف الدین نیزا خان کی دکان سے نکل گیا تھا۔ چنانچہ اس گفتگو سے نیزا خان ایسا خوش ہوا کہ اسی وقت دکان بند کر کے حویلی کی طرف ہو لیا تھا۔ نیزا خان مسکراتا ہوا جب حویلی میں داخل ہوا تو اس کی بیوی کراتیس اور بیٹی ایتمر بڑے غور سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس پر کراتیس کہنے لگی، کیا بات ہے، آج آپ اتنی سویرے دکان بند کر کے آ گئے؟ ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے کہ عصر کی نماز ہوئی ہے، پہلے تو کبھی آپ اس وقت نہیں آئے تھے، اور میں یہ بھی دیکھتی ہوں کہ آپ کا چہرہ بتاتا ہے کہ آپ بہت خوش ہیں۔ اس پر نیزا خان مسکراتے ہوئے کہنے لگا، یوں جانو مجھے ایک خزانہ مل گیا ہے، بس تم دونوں ماں بیٹی میرے ساتھ دیوان خانے میں آؤ، پھر بتاتا ہوں۔ کراتیس اور حسین و خوبصورت ایتمر دونوں ماں بیٹی نیزا خان کے پیچھے ہولی تھی۔ تینوں جب دیوان خانے میں جا کر بیٹھ گئے تب ایتمر اپنے باپ کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بابا اب بتائیے
कौन सा और कैसा खजाना आपके हाथ लग गया है जो आप इस तरह खुशी खुशी हवेली में वक्त से पहले दुकान बंद करके आ गए हैं? जवाब में निज़ा खान कुछ कहने ही वाला था कि उसका बेटा बारबत शोर करता हुआ हवेली में दाखिल हुआ। फिर उसी तरह भागने के अंदाज में बेपनाह खुशी के इजहार में वो दीवान खाने में दाखिल हुआ था। उसकी ये हालत देखते हुए उसकी मां करातीस ने गौर से उसकी तरफ देखते हुए पूछ लिया, बेटे क्या बात है, तुम इस तरह फूली हुई सांस के साथ भागते हुए क्यों दाखिल हुए? क्या कोई तुम्हारे पीछे लगा हुआ है? इस पर बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए बारबत कहने लगा, अम्मा और मेरी बहन गौर से सुनो, यूं जानो मैंने वो चीज पाली है जिसके लिए हम सरगर्दा थे। मैंने एक ऐसे गौहर को तलाश कर लिया है जो हमारा मोहसिन है, जो हमारा मुरब्बी है। अम्मा, मैं एक ऐसे मोहसिन को तलाश करने में कामयाब हो गया हूं जो बहुत अच्छा और नेक है और जिसके हम एहसानमंद और मकरूज हैं। इस पर निज़ा खान गौर से बारबत की तरफ देखते हुए कहने लगा, बेटे जो कुछ कहना चाहते हो खुलकर कहो। इस पर बारबत आगे बढ़कर निज़ा खान के पास बैठ गया, फिर कहने लगा, बाबा आज मैं जब असर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गया तो मेरे जाने से पहले एक नौजवान जो कद में खूब और बड़ा खूबसूरत था बैठा हुआ वजू कर रहा था। मुझे देखते हुए उसने रुख दूसरी तरफ फेर लिया था। बाबा वो वही नौजवान था जिससे मुतल्लिक मेरी बहन एतमर और माँ को उसकी आंखें देखते हुए शक गुजरा था। बाबा मैं उसे बड़े गौर से देखता रहा लेकिन वो मुझसे निगाहें चुराता रहा। बाबा जिस वक्त वो वजू कर रहा था मैंने उसके बाएं बाजू पर गुलामी का वही निशान देखा जो अमूमन मंगोल अपने गुलामों को लगाते हैं। बाबा ये वही नौजवान था जो हमें मर्व से निकाल कर लाया था, इसलिए कि सफर के दौरान मैंने उसका बायां बाजू भी देखा था और उस पर वो गुलामी की मोहर भी देखी थी। आंखें भी मैं पहचान गया कि वही थी, और फिर जब वो मुझसे अपना चेहरा छुपाने लगा, रुख फेरने लगा, तब बाबा मुझे यकीन हो गया ये वही नौजवान है। बारबत यहीं तक कहने पाया था कि खफगी का इजहार करते हुए एतमर कहने लगी, अगर तुमने उन्हें पहचान लिया था तो मेरे भाई उन्हें अपने साथ लेकर आते। तुमने उन्हें देखा, पहचाना और चले आए, अब हम फिर उन्हें कहां तलाश करते फिरेंगे? इस पर बारबत मुस्कुराया और कहने लगा, मेरी बहन पहले मेरी पूरी बात तो सुनो, मैं अभी बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। चुनाचे जब वो नौजवान वजू करके नमाज के लिए गया तो मैं भी उसके करीब ही सफ में खड़ा हो गया। नमाज के बाद जब वो रवाना हुआ तो बज़ाहिर मैंने उसकी तरफ नहीं देखा, गाफिल ही रहा। चुनाचे जब वो मस्जिद से निकला तो जूते पहनकर मैं भी उसके पीछे हो लिया। मैंने उसकी रिहाइशगाह तक उसका पीछा किया और देख कर आया हूं कि वो कहां रहता है। उसके बाद मैं भागा भागा आप लोगों के पास आ गया हूं। बाबा खुदा झूठ ना बुलवाए, जिस नौजवान का मैं जिक्र कर रहा हूं वो वही है जो हमें मर्व से निकाल कर लाया था। बाबा बहन और माँ को तो उसकी आंखों से उस पर शक गुजरा था। इसके बाद जब मेरी बहन ने उससे गुफ्तगू की तब मेरी बहन ने ये इंकशाफ किया कि उसकी आवाज भी उससे मिलती जुलती है। बाबा मस्जिद से निकलने के बाद जब मैंने उसका पीछा किया तो मैंने उसमें एक तीसरी सिफत भी देखी जो साबित करती है कि वो वही नौजवान है। बाबा उस नौजवान की चाल भी उसी से मिलती थी जो हमें मर्व से निकाल कर लाया था। बारबत जब खामोश हुआ तब उस मौके पर एतमर अपने बाप को मुखातिब करते हुए कुछ कहना ही चाहती थी कि उससे पहले करातीस बोल उठी और निज़ा खान को मुखातिब करके कहने लगी, मेरे बेटे बारबत ने तो एक बहुत अच्छी खबर दी है। अब हम उस नौजवान का पता करेंगे, बल्कि उससे मिलेंगे। अब आप बताएं कि आपको क्या खजाना मिल गया? इस पर निज़ा खान मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं भी इसी खजाने का जिक्र करने लगा था जिसका जिक्र बारबत ने किया है। उस नौजवान का नाम कजला खान है, वही कजला खान जिसे तुम पहले देख चुकी हो। तुम दोनों माँ बेटी ने देखा होगा कि जिस रोज सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश जालोर की मुहिम से आया था तो आगे आगे सुल्तान और इज़ुद्दीन थे, पीछे मुहाफिज दस्ते और उनके पीछे सुल्तान का मुकदमातुल जैश था। मुकदमातुल जैश के आगे जो नौजवान था जिसे लोग मुकदमातुल जैश का सालार कहते हैं, उसका नाम कजला खान है। उसी से मुतल्लिक इंकशाफ करने के लिए मैं आज वक्त से पहले दुकान बंद करके भागा भागा घर चला आया हूँ। उसके बाद निज़ा खान ने फखरुद्दीन के बड़े भाई सैफुद्दीन के दुकान में आने और तफसील के साथ जो गुफ्तगू हुई थी वो सब एतमर, करातीस और बारबत से कह दी थी। ये सारी गुफ्तगू सुनकर करातीस, एतमर और बारबत की खुशी की कोई इंतहा ना थी। उस मौके पर बेपनाह मुसरत का इजहार करते हुए एतमर कहने लगी, बाबा क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि हम अभी इसी वक्त उठें और उसके यहाँ जाएं और इस मौजू पर उससे गुफ्तगू करें? जवाब में निज़ा खान मुस्कुराते हुए कहने लगा, मेरी बच्ची मैं तो दुकान बंद करके आया ही इस गरज से हूं कि इस नौजवान से जाकर मिलें और हकीकत हाल जानने की कोशिश करें। पहले तो मुझे लोगों से यह पूछना था कि कजला खान कहाँ रहता है।
اب جو میرا بیٹا پوری تفصیل لے کر آیا ہے تو میں سمجھتا ہوں اب اس نوجوان سے متعلق ہمیں کوئی شک نہیں رہا، نہ کوئی الجھاؤ ہے۔ باربد نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ اس کے بائیں بازو پر منگولوں کی لگائی جانے والی غلامی کی مہر کا بھی نشان ہے، تو پھر میرے خیال میں ہم یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا محسن فخر الدین نہیں، قزلق خان ہے۔ میرے خیال میں اٹھ کر اس کی طرف چلیں، اس سے گفتگو کے دوران ہی ساری حقیقت کھل جائے گی کہ وہ کون ہے، اور فخر الدین نے اپنے آپ کو اس میں ملوث کر کے ہمارا محسن بننے اور میری بیٹی کے رشتہ مانگنے کی جرت اور جسارت کیوں کی۔ نزا خان کی اس تجویز سے سب نے اتفاق کیا تھا۔ پھر کراتیس اور اعتمر دونوں ماں بیٹی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کراتیس کہنے لگی، ہم دونوں ماں بیٹی لباس تبدیل کر کے تیار ہو کر ابھی آتی ہیں، آپ دونوں باپ بیٹا بھی تیار ہو جائیے۔ پھر چاروں جلدی تیار ہوئے، حویلی سے نکلے اور قزلق خان کی رہائش گاہ کی طرف ہو لیے تھے۔ باربد کے کہنے پر سب ایک مکان کے دروازے پر رک گئے۔ چھوٹا سا ایک مکان تھا، اس کے دروازے کے قریب کھڑے ہو کر باربد اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بابا یہی وہ مکان ہے جہاں تک میں نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ اس پر مسکراتے ہوئے نزا خان باربد کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، بیٹے اس کے لیے اس کا لفظ استعمال نہ کرو، اس کا نام قزلق خان ہے۔ اس کے ساتھ ہی نزا خان نے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی تھی۔ دوسری دستک دینے کی نوبت نہ آئی، پہلی دستک پر ہی دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والا قزلق خان تھا۔ قزلق خان نے جب اپنے مکان کے دروازے پر اعتمر، کراتیس، باربد اور ان کے باپ نزا خان کو دیکھا تو لمحہ بھر کے لیے وہ حیرت زدہ سا ضرور ہوا تھا، تاہم اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور پھر نزا خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرا نام قزلق خان ہے، کیا آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ قزلق خان کے ان الفاظ پر اعتمر، کراتیس اور باربد مسکرا رہے تھے، یہاں تک کہ نزا خان نے بڑی سنجیدگی میں کہا تھا، بیٹے کیا آپ ہمیں پہچانتے ہیں؟ اس پر اپنے آپ پر ضبط کرتے ہوئے قزلق خان کہنے لگا، نہیں میں آپ کو نہیں پہچانتا۔ قزلق خان کے ان الفاظ کا جواب نزا خان دینا ہی چاہتا تھا کہ اس موقع پر اعتمر بول اٹھی اور قزلق خان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، کیا آپ ہمیں اپنے اس مکان کے باہر ہی کھڑے کر کے گفتگو کریں گے؟ کیا آپ ہمیں اندر آنے کے لیے نہیں کہیں گے؟ اس پر قزلق خان ایک طرف ہٹ گیا اور شرمندگی کے احساس میں کہنے لگا، آپ لوگ اندر آئیں، ایک چھوٹا سا مکان ہے اور مجھ جیسے چھوٹے آدمی کے لیے یہی مناسب ہے، بہرحال آپ آئیں، دیوان خانے میں بیٹھیں۔ اس کے ساتھ ہی اعتمر، کراتیس، نزا خان اور باربد مکان میں داخل ہوئے۔ قزلق خان انہیں لے کر دیوان خانے میں گیا۔ جب سب نشستوں پر بیٹھ گئے تب گفتگو کا آغاز اعتمر نے کیا۔ قزلق خان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، میری آپ سے گزارش ہے کہ جو کچھ پوچھنے ہم آپ کے پاس آئے ہیں اس کا صحیح جواب دیجیے گا، کوئی بات ہم سے چھپانے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ اس بات کو میں یوں بھی کہہ سکتی ہوں کہ ہم چاروں اپنے ایک محسن کی تلاش میں ہیں، اور اس محسن کو تلاش کرنے کے لیے جو ہمیں اشارہ ملا ہے وہ آپ کے اس مکان کی طرف ہے۔ اعتمر جب خاموش ہوئی تب اس کی ماں کراتیس قزلق خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بیٹے میں پہلے اپنا تعارف کرا دوں، میرا نام کراتیس ہے، یہ میرے شوہر ہیں، ان کا نام نزا خان ہے، یہ میری بیٹی ہے، اس کا نام اعتمر ہے، اور اس کے ساتھ یہ میرا بیٹا ہے، اس کا نام باربد ہے۔ بیٹے ہمیں ایک شخص کی تلاش ہے اور وہی تلاش بیٹے ہمیں تمہاری طرف لے کر آئی ہے۔ میری عمر کی طرف دیکھو، تمہاری حیثیت میرے بیٹوں جیسی ہے۔ بچے پہلے یہ بتاؤ کہ فخر الدین سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ اس پر قزلق خان سنجیدہ ہو گیا، کہنے لگا، اس کے ساتھ جو میرا تعلق تھا اس میں کافی تبدیلی آتی رہی ہے، میں کوئی بات آپ سے چھپاؤں گا نہیں، میری زندگی سے متعلق جس قدر تفصیل ہے میں آپ سے کہوں گا۔ در حقیقت میں ایک غلام کی حیثیت سے اس شہر میں داخل ہوا تھا، فخر الدین نے مجھے خریدا، مجھ سے ایک کام لیا اور اس کام کے صلے میں اس نے مجھے آزاد کر دیا۔ آزادی حاصل کرنے کے بعد شاید میری قسمت اور میرے مقدر میں روشنی کے کچھ آثار تھے۔ دہلی کے ایک رئیس ہے، نام ان کا جمال الدین ہے، ان کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے۔ وہ بازار سے گزر رہے تھے کہ وہاں ایک ہاتھی بپھرا ہوا تھا، مستی میں آیا ہوا تھا۔ اس نے سونڈ میں جمال الدین کی لڑکی کو اٹھا کر دیوار کے ساتھ پٹکنا چاہا۔ اس موقع پر میں بھی وہاں پہنچ گیا، میں نے اس ہاتھی کی سونڈ میں اپنی تلوار چبھو کر اس کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ نتیجے میں ہاتھی نے ریان نام کی لڑکی کو تو چھوڑ دیا، مجھ پر بھپر کر چڑھنے لگا۔ میں نے ہمت نہیں ہاری، اس لیے کہ غلامی کا طوق اترنے کے بعد میں نے تہیہ کیا ہوا تھا کہ کوئی ایسا کام کروں جس کی وجہ سے میں سلطان شمس الدین التمش کے لشکر میں کوئی مقام حاصل کر لوں۔ چنانچہ میں نے ہاتھی کی سونڈ کاٹ دی۔ یہ سارا منظر سلطان شمس الدین التمش کا سالار عز الدین دیکھ رہا تھا۔ چنانچہ میری اس کارکردگی سے متاثر ہو کر اس نے مجھے اپنے لشکر میں شامل کر لیا، اور پھر جالور کی مہم جب آئی تو وہاں میں نے ایک انفرادی مقابلہ جیتا۔ بس میرے خدا نے مجھ پر مہربانی کی اور اس مالک مہربان نے مجھے کام لشکری سے اٹھا کر سلطان شمس الدین التمش کے مقدمت الجیش کا سالار بنا دیا۔ میں آپ لوگوں سے یہ بھی کہوں کہ میں کرختائی قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں،
दरियाए जीहों के उस पार का रहने वाला हूं। मंगोलों के हमलों की वजह से हम बेघर हुए। उसी बेघर होने के अमल और धक्के खाने के दौरान मैं अपने माँ बाप और दूसरे सारे अजीजों अकारिब और रिश्तेदारों से महरूम हो गया। वो कत्ल कर दिए गए। मेरी किस्मत में अभी जिंदा रहना लिखा था। मैं मंगोलों के हाथों गिरफ्तार हो गया। फिर एक हाथ से दूसरे हाथ बिकता हुआ यहाँ दिल्ली पहुंचा और फखरुद्दीन ने खरीद लिया। इसके बाद के जो हालात हैं वो मैं पहले ही आपसे कह चुका हूँ। उस मौके पर एतबर ने बड़ी दलेरी और जुर्रतमंदी का इजहार किया। अपनी जगह से उठकर कजलक खान की तरफ गई। अचानक हाथ आगे बढ़ाकर उसने कजलक खान के बाएं बाजू की आस्तीन ऊपर की। बाएं बाजू पर मंगोलों की गुलामों को लगाई जाने वाली मोहर का निशान था। उस निशान को देखकर एतबर की खुशी की कोई इंतहा ना थी। दोबारा अपनी जगह पर बैठ गई। फिर कजलक खान की तरफ देखते हुए कहने लगी, मुझे उम्मीद है कि आप ना झूठ बोलेंगे, ना हमसे कुछ छुपाने की कोशिश करेंगे। क्या आप बताएंगे कि आप इससे पहले मुझे, मेरे भाई और मेरी माँ को जानते हैं? कजलक खान ने गौर से एतमर की तरफ देखा, फिर कहने लगा, क्या इस सवाल का जो तुम मुझसे कर रही हो तुम लोगों को कोई फायदा है? एतमर ने गौर से कजलक खान की तरफ देखा, फिर कहने लगी, अगर इस सवाल का कोई जवाब ना होता तो ये सवाल हम आपसे करते ही क्यों? हल्का सा तबस्सुम उस मौके पर कजलक खान के चेहरे पर नमूदार हुआ। कुछ कहना चाहता था कि उस मौके पर निज़्ज़ा खान बोला, कहने लगा, बेटे, दरअसल फखरुद्दीन की वजह से हम एक उलझन और एक इब्तिला में फंसे हुए हैं। जो कुछ वो हमारी निगाहों में बनना चाहता है, हमारा दिल कहता है वो नहीं है। ना ही वो हमारा मोहसिन है, ना ही हमारा मुरब्बी है, लेकिन वो हमारी निगाहों में ऐसा बनना चाहता है और ऐसा बनकर मेरी बेटी का रिश्ता हासिल करना चाहता है। साथ ही धमकियां भी देता है। बेटे, बस उसी की पैदा करदा उलझन की वजह से हम हकीकत तक पहुंचना चाहते हैं। बच्चे देख, हकीकत को छुपाकर हमें मायूस न करना। कजलक खान के लबों पर थोड़ी देर तक तबस्सुम खेलता रहा, फिर कहने लगा, अगर मैं आप लोगों से ये कह दूं कि मैं आप में से 3 को पहले से जानता हूं तो फिर आपको इसका क्या फायदा होगा? कजलक खान का जवाब चूंकि हौसला अफजा था, लिहाजा बड़ा खुशगवार और दिल मोह लेने वाला तबस्सुम उस मौके पर एतमर के चेहरे पर नमूदार हुआ था। दोबारा उसने कजलक खान को मुखातिब किया, कहने लगी, अगर आप बुरा न माने तो अगर मैं आपसे 2-3 सवाल करूं तो आप वादा कीजिए उनका जवाब देंगे, मेरी बातों को दिल पर नहीं लेंगे। इस पर कजलक खान कहने लगा, खातून, तुम मुझे समझने में गलती कर रही हो। मैं गुलामी के दौर से गुजर चुका हूं। अच्छी, बुरी, कड़वी, कसीली सब बातें सुनने का आदी हूं। तुम पूछो क्या पूछना चाहती हो? एतबर ने लम्हा भर के लिए गौर से कजलक खान की तरफ देखा, फिर कहने लगी, जैसा कि आप बता चुके हैं कि आप हम में से 3 को पहले से जानते हैं, मैं आपसे ये पूछती हूँ कि जब आप हम में से 3 को जानते हैं तो एक सफर के दौरान जबकि बर्फबारी हुई थी, हमने कहाँ पनाह ली थी? एतमर के उस सवाल पर कजलक खान खुलकर मुस्कुरा दिया, कहने लगा, खूब सवाल किया। बर्फबारी से बचने के लिए गार में ही तो पनाह ली थी। गार से निकलने के बाद क्या किसी ने हमारी राह भी रोकी थी? एतमर ने मुस्कुराते हुए फिर पूछा। फिर उसी खुशगवार अंदाज में कजलक खान कहने लगा, राह रोकने वाले मंगोल थे और उनका खात्मा कर दिया गया था। उसके बाद गजनी, भेरा और लाहौर से होते हुए दिल्ली तक सफर किया था। अगर ऐसा है तो फिर आपने अपने आप को हमसे क्यों छुपाया? इस बार एतमर ने शिकवों और गिलों में डूबी हुई आवाज में पूछा। इस पर कजलक खान कहने लगा, ये एक लंबी दास्तान है और इसे सुनकर आप लोग क्या करेंगे? आपको क्या फायदा होगा? सच्चाई जानकर हमें इतना फायदा होगा कि इसका आप अंदाजा भी नहीं कर सकते, एतमर ने फिर कहा था। एतमर के खामोश होने पर निज़्ज़ा खान भी बोला, कहने लगा, बेटे, जो तफसील इस वक्त तुम्हारे दिल में छुपी है हमसे भी कह दो। निज़्ज़ा खान के बाद करातीसवीं मिन्नत करने के अंदाज में कहने लगी, बेटे, जो तफसील तुम छुपाए बैठे हो बस यूं जानो उसी में हमारा सुकून, आराम और यकसोई पिन्हा है। इस पर कजलक खान कहने लगा, बात दरअसल ये है कि फखरुद्दीन ने जब मुझे खरीदा तो उसने मुझे आजाद करने की एक शर्त आयद की थी। उसने कहा कि निज़्ज़ा खान नाम का एक शख्स है, वो यहाँ शिफा खाने में जख्मी पड़ा हुआ है। उसका एक बेटा मंगोलों के हमलावर होने की वजह से हलाक हो चुका है। उसने मुझसे ये भी कहा कि निज़्ज़ा खान की बीवी, बेटी और बेटा मर्व के एक नवाही कस्बे में फंसे हुए हैं। वहां उनका एक जानने वाला है जिसके मकान के तहखाने में उन्होंने पनाह ले रखी है। अगर तुम उन तीनों को निकाल कर दिल्ली बखैरियत ले आओ तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। मैं गुलामी से जान छुड़ाना चाहता था, सो मैंने इस शर्त को कबूल कर लिया। फखरुद्दीन ने मुझ पर यह भी शर्त आयद की थी कि जब मैं आप लोगों के पास उस बस्ती में पहुंचूं तो आप तीनों पर अपना चेहरा जाहिर नहीं करूंगा, चेहरे पर खुद का नकाब डालकर रखूंगा। जब मैंने उससे इसकी वजह पूछी तो उसने कहा कि जाहिर ये करना है कि आप तीनों को मैं नहीं, फखरुद्दीन वहां से निकाल कर लाया था। उसका यह भी कहना था कि वो ऐसा इसलिए कर रहा है कि वो निज़्ज़ा खान की बेटी, नाम जिसका एतमर है, उससे शादी करने का ख्वाहिशमंद है।
सो मैंने उसकी बात को मान लिया और आप लोगों को लाने के लिए मर्व की तरफ रवाना हुआ। उसके बाद जो हालात पेश आए मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग सब जानते हैं। यहाँ तक कहने के बाद कजला खान जब रुका तब एतमर, करातीस, बारबद और नीजा खान की खुशी की कोई इंतहा ना थी। उस मौके पर सबसे पहले नीजा खान उठा, कजला खान को उसके बाजुओं से पकड़कर उठाया, गले लगाया, उसकी पेशानी, उसका चेहरा चूमा, पीछे हटा, अपना हाथ अपनी पेशानी पर ले गया और कहने लगा, मैं तुझ जैसे अपने मोहसिन, अपने मुरब्बी को सलाम पेश करता हूँ। बच्चे, तूने अपनी जान को खतरे में डालकर मेरे अहले खाना को दहली पहुंचाया और इस काम का सहरा फखरुद्दीन अपने सर बांधना चाहता था। निज़ा खान जब कजला खान से मिलकर पीछे हटा तब बारबद भी आगे बढ़ा और कजला खान से लिपट कर मिला, फिर कहने लगा, भाई, हम लोग जब तक जिंदा रहेंगे आपके इस एहसान को नहीं भूल पाएंगे जो आपने हमें उस जहन्नम से निकालकर दहली लाकर किया। बारबद और निज़ा खान दोनों जब पीछे हट गए तब एतमर ने कुछ सोचा, दोबारा कजला खान को मुखातिब करके कहने लगी, अब मुझे आपसे एक शिकवा और गिला भी है। कैसा शिकवा? कजला खान ने गौर से उसकी तरफ देखते हुए पूछा था। आपको चाहिए था कि दहली आकर कम अज कम एक बार ही अपने चेहरे से नकाब हटा देते ताकि हम जान जाते कि हम पर एहसान करने वाला कौन है, हमारा मुरब्बी और मोहसिन कौन है। अब आप मुझे ये बताएं कि जिस वक्त आप शिफा खाने में दाखिल हुए थे और हमें शिफा खाने से बाहर खड़ा करके गए थे, आपने ये कहा था कि आप मेरे बाबा का पता करते हैं कि वो शिफा खाने में हैं या हवेली में मुंतकिल हो गए हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि शिफा खाने का चक्कर लगाकर जो वापिस आया वो आप थे या फखरुद्दीन? उस मौके पर एक हल्का सा कहकहा कजला खान ने लगाया और कहने लगा, मेरा काम उस शिफा खाने तक खत्म हो गया था, इसलिए कि मेरे और फखरुद्दीन के दरमियान यही तय पाया था कि आप तीनों को लेकर मैं शिफा खाने तक आऊंगा। मुझे पहनने के लिए फखरुद्दीन ने खास लिबास भी सिलवा कर दिया था, ऐसा ही लिबास उसने अपने लिए भी बनवाया था। सो जो लिबास पहनकर मैं वापिस आया, शिफा खाने में दाखिल हुआ, वैसा ही लिबास पहने उस वक्त फखरुद्दीन शिफा खाने में मौजूद था। चुनाचे उसने मुझसे वो घोड़ा भी ले लिया जिस पर सवार होकर मैं आप लोगों की तरफ गया था, और जो खोद मैंने अपने सर पर डाला था वो उसने ले लिया और उस खोद का नकाब अपने चेहरे पर डाल लिया। मैं शिफा खाने ही में रहा और वो आप तीनों को लेकर आपकी हवेली की तरफ चला गया। उसके बाद क्या हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन इस हादसे के थोड़ी देर बाद मैं फखरुद्दीन की हवेली में गया। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया, मेरी आजादी का ऐलान किया और ये जो छोटा सा मकान है इसे उसने मुझे दे दिया और इसका 6 माह का मुआवजा भी उसने अदा कर दिया। साथ ही मुझे यह भी कहा कि 6 माह बाद मैं अपनी रिहाइश का बंदोबस्त कर लूं। 6 माह का मुआवजा अदा हो चुका है, इसके बाद मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने कहाँ रहना है। लेकिन मेरा अल्लाह, मेरा खुदा मुझ पर मेहरबान था। जब इज़ुद्दीन ने मुझे अपने लश्कर में शामिल कर लिया और मेरी कारगुजारी सुल्तान को पसंद आई, तब इज़ुद्दीन और सुल्तान ने इस मकान के मालिक से ये मकान खरीद कर मेरे नाम कर दिया। अब मैं इस छोटे से मकान का मालिक हूँ। कजला खान के खामोश होने पर थोड़ी देर तक एतमर मुस्कुराती रही, फिर उसने दोबारा कजला खान को मुखातिब किया, जिस वक्त आप मुझे मेरी माँ को बाजार में मिले थे तो मैंने आपको आपकी आंखों से पहचाना था। उस वक्त जब मैंने आपको कुरेदना चाहा तो आपने मुझे पहचानने ही से इनकार कर दिया। आपने ऐसा क्यों किया? इस पर कजला खान कहने लगा, फखरुद्दीन ने मुझे सख्ती से मना कर रखा था कि मैं अपना आप लोगों पर जाहिर नहीं करूंगा। जिस वक्त उस दुकान से बाहर आकर तुमने मुझसे गुफ्तगू की थी तो मैंने कहा था कि मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को नहीं जानता, और उसके बाद जब मैं अपने घोड़े पर सवार होकर जरा आगे गया तो एक मोड़ पर वहां फखरुद्दीन खड़ा था। उसने मुझे आपके साथ गुफ्तगू करते देख लिया था, लिहाजा उसने बड़ी सख्ती से एक तरह की बाज़पुर्स करते हुए मुझसे पूछा कि मैं तुमसे क्यों दुकान से बाहर गुफ्तगू कर रहा था। उसने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और मैं ऐसे अल्फाज सुनने का आदी नहीं था। चुनाचे उस मौके पर मैं अपना हाथ अपनी तलवार के दस्ते पर ले गया और कहा कि आइंदा वो मेरे लिए ऐसा लहजा इस्तेमाल ना करे वरना नुकसान उठाएगा। मैंने उस पर यह भी इंकशाफ कर दिया कि अब मैं उसका गुलाम नहीं या आजाद हूँ। आजाद शख्स की हैसियत से मैं उसका दबेल रहकर जिंदगी गुजारने वाला नहीं, और अगर फिर उसने ऐसा रवैया इख्तियार किया तो नुकसान उठाएगा। इस पर वो किसी कदर मेरे सामने दब गया। उसके बाद खुदा का करना ऐसा हुआ कि जब मैं सुल्तान शमसुद्दीन के हुक्म पर उसके मुकदमतुल जैश का सालार बना दिया गया तो अब वही फखरुद्दीन उस मुकदमतुल जैश में मेरे मातहत काम करने वाला एक सालार है। कजला खान जब खामोश हुआ तो पहले जैसी खुशी का इजहार करते हुए एतमर फिर कहने लगी, फखरुद्दीन के अहमकपन, उसकी बेवकूफ़ी की इंतहा यह है कि जिस वक्त वो शिफा खाने से हमें हमारी हवेली में लेकर आया तो हवेली के दरवाजे पर आकर उसने अपने सर से खोद उतार दिया और हमें अपना चेहरा दिखा दिया। उस वक्त मुझे उसकी जात पर दूसरा शक हुआ था। पहला जब मुझे उस वक्त हुआ था जिस वक्त आप शिफा खाने के अंदर चले गए थे। उसके बाद जब वो वापस आया और उसने हमें मुखातिब किया तो उसकी आवाज से मैंने अंदाजा लगा लिया कि यह आवाज उस शख्स की नहीं है जो हमें बर्फ से निकाल कर लाया है।
और जब उसने हमारी हवेली के दरवाजे पर आकर अपने चेहरे और अपने सर से खोद उतार दिया, तब मेरे दिल में ये सवालात उठने लगे कि उसने अगर आकर हमारी हवेली के दरवाजे पर ही खोद उतार देना था तो फिर मर्व से लेकर दहली तक अपने सर पर खोद रखने और चेहरे पर खोद का नकाब डालने की क्या जरूरत थी। बस उसकी उन्हीं हरकत ने हमें शक में डाल दिया था। बाबा से तकाजा करता रहा कि उसकी मंगनी मेरे साथ कर दी जाए। चुनाचे बाबा मान गए, लेकिन इससे पहले मैंने बाबा से असल सूरत हाल कह दी थी। शायद आपको इस बात का इल्म नहीं होगा कि फखरुद्दीन अपनी माँ और बहनों को लेकर मंगनी की रस्म अदा करने के लिए हमारे घर पहुंच गया। उस मौके पर मैंने उससे वही सवाल किए जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे किए हैं, लेकिन वो उनमें से किसी भी सवाल का जवाब देने में कामयाब नहीं हुआ। फिर मैंने उसके बाएं बाजू के आस्तीन हटाकर उसका बाजू देखा, इसलिए कि जिस वक्त आप हमारे साथ सफर कर रहे थे तो मैं और मेरे छोटे भाई बारबत ने आपके बाएं बाजू पर वो मोहर देख ली थी जो अमूमन मंगोल अपने गुलामों पर लगाते हैं, और यही हमने आपकी निशानी के तौर पर याद रखी। जब मैंने देखा कि फखरुद्दीन के बाएं बाजू पर मोहर नहीं है, तब मुझे यकीन हो गया कि हमें मर्व से लाने वाला फखरुद्दीन नहीं कोई और है। इस बिना पर हमने मंगनी की रस्म अदा करने से इनकार कर दिया और फखरुद्दीन को हवेली से निकाल दिया। जाते जाते वो हमें धमकी देकर गया कि जो रवैया हमने उसके साथ रवा रखा है उसका हमें बड़ा खतरनाक खमियाजा भुगतना पड़ेगा। एतमर जब खामोश हुई तब गुस्से का इजहार करते हुए कजला खान कहने लगा, उस फखरुद्दीन की ऐसी तैसी, अगर उसने किसी मौके पर आप सबको या आप में से किसी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं आप चारों को यकीन दिलाता हूं कि मैं कजला खान की गर्दन नाप दूंगा। वो मुझे अच्छी तरह जानता है, वो कितने पाए का तैगजन या कितना अच्छा हरबो जरब का हुनरमंद है, मैं खूब जानता हूं। बारबद मेरे भाई, तुम्हारी अम्मा और तुम्हारी बहन तो घर पर रहेंगी। अगर फखरुद्दीन किसी मौके पर तुम्हारे साथ कोई गलत रवैया रवा रखे तो फिर उसी वक्त भागकर मेरे पास आना, फिर मैं देखूंगा कि फखरुद्दीन कैसे आप लोगों के खिलाफ हरकत में आता है। कजला खान के उन अल्फाज पर बारबद की खुशी की कोई इंतहा न थी। मुस्कुराते हुए कहने लगा, भाई आज जब आप असर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गए तो मैं भी गया। मैंने आपके साथ बैठकर वजू करना शुरू किया तो आपने उस मौके पर मुंह क्यों फेर लिया। इस पर कजला खान कहका लगाते हुए कहने लगा, बारबद मेरे भाई, ये बात तो अब फरसुदा हो गई है, इसलिए कि मेरी कुछ मजबूरियां थी जिनकी बिना पर मैं अपने आप को आप लोगों से छुपाता रहा। अब जबकि फखरुद्दीन आप लोगों के सामने आया हो गया है कि जो कारनामा वो अपने नाम पर लिखवाना चाहता है वो नहीं लिखवा सका, इस बिना पर अब आप लोगों से हकीकत कह देने में कोई हर्ज नहीं है। चुनाचे मैं यही कह सकता हूं कि आप लोगों को मर्व से निकालकर दहली लाने वाला फखरुद्दीन नहीं, मैं कजला खान हूं। इस मौके पर मैं आप लोगों से यह भी कहूं कि ऐसा करके मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया। यूं जाने ये काम मैंने अपने मफाद, अपनी बेहतरी के लिए किया था। ऐसा करके मैं गुलामी से निजात हासिल करना चाहता था और मैं ऐसा करने में कामयाब रहा। अब अगर इस फेल से फखरुद्दीन कोई फायदा उठाना चाहता है, आप लोगों को अपने सामने नीचा दिखाने के दर पे है या रुस्वा करना चाहता है, तो फिर मैं फखरुद्दीन को ऐसा नहीं करने दूंगा। मर्व से दहली तक खातून एतमर, आपकी माँ मुझे बेटा कहकर पुकारती रही है और आपका छोटा भाई मुझे भाई कहता रहा है। चुनाचे ये ऐसे अजीम रिश्ते हैं कि मैं इन पर हरफगिरी नहीं आने दूंगा। फखरुद्दीन को मैं ऐसा बेबस करूंगा कि वो आपकी तरफ निगाह उठाकर देखने की जुर्रत तक नहीं करेगा। आप लोग मुझे अपना मोहसिन और मुरब्बी ख्याल करते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं, बल्कि आप चारों मेरे मोहसिन और मेरे मुरब्बी और मुझ पर एहसान करने वाले हैं। कजला खान के उन अल्फाज पर ताज्जुब खेज अंदाज में एतमर ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, वो कैसे? हमने तो आप पर कोई एहसान नहीं किया। मोहसिन और मुरब्बी तो आप हमारे हैं, हम आपके कैसे हो गए? इस पर कजला खान कहने लगा, ये आप लोगों का मुझ पर क्या कम एहसान है कि मैं गुलाम था, आप लोगों की वजह से मुझे आजादी नसीब हुई। इस पर एतमर, करातीस, निज़्ज़ा खान और बारबत सब कहका लगाकर हंस पड़े थे। यहां तक कि निज़्ज़ा खान ने कुछ सोचा, फिर कजला खान को मुखातिब करके कहने लगा, बेटे इस मौके पर मैं तुमसे ख्वाहिश का इजहार करने लगा हूं और साथ ही यह भी उम्मीद रखता हूं कि तुम इनकार नहीं करोगे। कजला खान बोला और कहने लगा, आप कहें, क्या कहना चाहते हैं? निज़्ज़ा खान ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, बेटे मेरे साथ वादा करो कि तुम हमारी हवेली में आते जाते रहोगे। बच्चे तुमने खुद तस्लीम किया है कि मेरी बीवी ने तुम्हें बेटा और बारबद ने भाई कहा है, और क्या तुम इन रिश्तों को निगाह में रखते हुए हमारे यहाँ तक कहते कहते निज़्ज़ा खान को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि कजला खान बोल उठा, आपके यहाँ आने के लिए ना मुझे पालकी की जरूरत पेश आ सकती है और ना ही बग्गी की जरूरत है। मैं पैदल चलने का आदी हूँ, जब भी आप बुलाया करेंगे हाजिर हो जाया करूंगा। उस मौके पर निज़्ज़ा खान की बजाय एतमर बोल उठी, जब हम बुलाएं आप आए तो फिर इस आने का क्या फायदा? मजा तो जब है कि आप अपनी मर्जी से हमारे यहाँ आए। जब आप अपनी मर्जी से आए तब पता चलता है कि हमारे साथ आपका कोई ताल्लुक, कोई राब्ता है।
इस पर कजला खान मुस्कुराता हुआ कहने लगा, ठीक है, मुझे जब भी वक्त और मौका मिला आपके यहाँ आया करूंगा, बल्कि मैं तो समझता हूँ इस तरह मेरा अपना वक्त अच्छा गुजर जाया करेगा। उस मौके पर करातीस ने कजला खान की तरफ देखा, फिर पूछा, बेटे क्या तुम्हारे कोई दूर और नजदीक के रिश्तेदार भी है? इस पर एकदम कजला खान संजीदा हो गया था। कुछ देर होंठ काटता रहा, आंखों में नमी उतर आई थी। उसकी हालत देखते हुए एतमर परेशान और फिक्रमंद हो गई थी। यहाँ तक कि आप दीदा आंखों और कपकपाती हुई आवाज में कजला खान ने कहना शुरू किया, मेरे अहले खाना तो बहुत थे, मेरे माँ बाप थे, मुझसे बड़े, मुझसे छोटे बहन भाई भी थे, और भी अजीजो अकारिब थे। मेरी बदकिस्मती, मेरी आंखों के सामने वो सब कत्ल कर दिए गए और मैंने एक चट्टान की ओट में रहकर अपनी जान बचाई। और जब मैं अपनी जान बचाने के लिए भागा तो एक दूसरी जगह मंगोलों के हाथों पकड़ा गया। उन्होंने मेरे बाएं बाजू पर गुलामी की मोहर लगा दी और फिर मुझे फरोख्त कर दिया गया। इस तरह एक हाथ से दूसरे हाथ फरोख्त होता हुआ यहाँ दिल्ली पहुंच गया। अब इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं बचा जिसके साथ मेरा खून का रिश्ता हो। उस मौके पर एतमर कुछ देर तक दुख भरे अंदाज में कजला खान की तरफ देखती रही, फिर भारी बोझल सी आवाज में कहने लगी, एक बात मैं भी आपसे कहना चाहती हूँ, वादा करें कि आप इनकार नहीं करेंगे। इस पर मुस्कुराते हुए कजला खान कहने लगा, तुम कहो मैं इनकार नहीं करूंगा। जवाब में खुशी का इजहार करते हुए एतमर कहने लगी, अभी आप हमारे साथ चलेंगे, मगरिब की नमाज भी बाबा और बारबत के साथ अदा करेंगे, शाम का खाना भी वहीं खाएंगे, शब बसरी भी वहीं करेंगे। खाने के बाद बैठेंगे, आप हमें अपने हालात तफसील से बताइएगा, हम अपने हालात आपसे तफसील के साथ कहेंगे कि किस तरह हम बेघर हुए और कैसे कैसे हमारे अजीजों अकारिब मारे गए और कैसे हमने मर्व के नवाही कस्बे के तह खाने में पनाह ली, इसलिए कि यहाँ तक कहते कहते एतमर को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि उसकी माँ करातीस बोल उठी, कजला खान मेरे बेटे, जो कुछ एतमर ने कहा है यूं जानो वो मेरे, निज़्ज़ा खान और बारबत के दिल की भी आवाज है, बेटे इनकार नहीं करना। इस पर कजला खान कहने लगा, नहीं अम्मा, इनकार नहीं करूंगा, बल्कि मेरा तो फायदा है। आप लोग ना आते तो मैं थोड़ी देर तक यहाँ से निकल गया होता, मस्जिद में मगरिब की नमाज अदा करने के बाद खाना खाने के लिए मुस्तकर की तरफ चला जाता और खाना खाकर यहीं आकर लेट जाता। बल्कि मैं तो समझता हूँ मेरे लिए तो इस मकान में तन्हाई भी एक बीमारी है। मैं भरे घर और चहल पहल वाली हवेली में रहता था। बहरहाल एक जैसे हालात किसी भी इंसान के नहीं रहते। उस मौके पर निज़्ज़ा खान ने कजला खान को मुखातिब किया, बेटे जिस शख्स की बेटी की जान तुमने बचाई थी, जिसे हाथी ने अपनी सूंड में जकड़कर पटक देना चाहा था और जिसके बाप का नाम तुमने जमालुद्दीन बताया है, क्या यहाँ से थोड़ा आगे जाकर दाएं जानिब उनकी बहुत बड़ी हवेली है? इस पर कजला खान मुस्कुराया, कहने लगा, आपका अंदाजा दुरुस्त है, वही जमालुद्दीन है और वही उसकी हवेली है। दरअसल उन्होंने उस वक्त फखरुद्दीन से कहा था कि उन्हें अपनी दोनों बेटियों और बेटे के लिए तहज़नी का कोई अतालिक और उस्ताद चाहिए। फखरुद्दीन के ताल्लुकात उस वक्त मेरे साथ अच्छे थे, इसलिए कि मैं आप लोगों को मर्व से लेकर नया नया आया था। चुनाचे फखरुद्दीन ने जब मुझे ये पेशकश की तो मैंने उसकी पेशकश को कबूल कर लिया, इसलिए कि मैं दिल्ली में नौवारिद था, मेरी आमदनी का कोई जरिया ना था। मेरी रिहाइश के लिए 6 माह के लिए ये मकान तो मिल गया था, लेकिन खाने को कुछ चाहिए था। इस बिना पर मैंने जमालुद्दीन की दोनों बेटियों और बेटे को तहज़नी की मश्क कराने की हामी भर ली थी। लेकिन उसके बाद खुदावंदे कुद्दूस ने मुझ पर ऐसी मेहरबानी की कि मुझे लश्कर में शामिल होने का मौका मिल गया और मेरी रोजी और आमदनी का भी एक जरिया हो गया। अब चूंकि जमालुद्दीन और उनके अहले खाना के साथ तारुफ हो चुका था, लिहाजा वो जिद करते हैं कि मैं उनकी दोनों बेटियों और बेटे की तरबियत का काम जारी रखूं। लेकिन मैंने उन्हें कह दिया है कि मैं अब बाकायदगी से तो उन्हें तहज़नी की मश्क नहीं करा सकता, इसलिए कि मैं चूंकि सुल्तान के लश्कर में शामिल हो चुका हूँ, लिहाजा मुझे जब कभी भी सुल्तान ने कहीं जाना हुआ उस मुहिम में मुझे शामिल होना पड़ेगा। और अगर कोई बड़ी मुहिम पेश आ गई तो फिर मुझे कई कई हफ्ते और महीने भी दिल्ली शहर से बाहर रहना पड़ेगा। इस बिना पर मैं बाकायदगी से तो ये काम जारी नहीं रख सकता। इस पर उन्होंने कहा, जब भी फुर्सत हो मैं उनके यहाँ आ जाया करूं और उनकी दोनों बेटियों और बेटे की तरबियत का काम सर अंजाम दूं। दरअसल जमालुद्दीन की बीवी का नाम अस्मा है, जो दोनों बेटियां हैं उनमें से बड़ी का नाम रयान और छोटी का नाम लबाना है। बड़ी बेटी जिसका नाम रयान है उसे ही मैंने हाथी से बचाया था। उनका एक ही बेटा है, उसका नाम कदर खान है। कजला खान जब खामोश हुआ तब निज़्ज़ा खान कहने लगा, बेटे मैंने दिल्ली के बाजार में एक दुकान ले ली है और वहां मेरा पार्चाजात का खूब काम चलता है। जमालुद्दीन की भी उस बाजार में कुछ दुकानें हैं, वो मेरा अच्छा जानने वाला है। बेटे आज तुम्हारी हमारे यहाँ दावत है और इस दावत में जमालुद्दीन, उसकी बीवी और दोनों बेटियों और बेटे को भी बुलाऊंगा। मैं समझता हूँ कि जब हम सब इकट्ठे होंगे तो वक्त खूब गुजरेगा। बेटे अब उठो, हमारे साथ चलो। उस मौके पर एतमर भी बोल उठी और कहने लगी, अगर आपने लिबास तब्दील करना हो तो कर आए, हम यहीं बैठकर आपका इंतजार करते हैं।
इस पर बड़ी आजिज़ी और इंकिसारी से कजला खान कहने लगा, मेरे पास इतने लिबास नहीं है कि उन्हें बार बार तब्दील करता रहूं। बहरहाल मैं इसी लिबास में आप लोगों के हाथ जाऊंगा, पर इस मौके पर आप मेरी भी एक बात मान जाए। वो क्या? निर्जा खान ने गौर से कजला खान की तरफ देखते हुए पूछ लिया था। मैं चाहता हूं आप यहां से उठकर अपनी हवेली की तरफ जाएं। मैं आपसे वादा करता हूं कि मगरिब की नमाज अदा करने के बाद मैं आपकी हवेली में पहुंच जाऊंगा। इस पर एतमर गौर से कजला खान की तरफ देखते हुए कहने लगी, देखिए भूलिएगा नहीं। और अगर एतमर को रुक जाना पड़ा इसलिए कि उसका भाई बारबत बोल उठा, आप ही भूलेंगे कैसे? अगर ये नहीं आएंगे तो इनका मकान तो हमने देखा हुआ है। मैं यहां से इन्हें पकड़ कर ले जाऊंगा। अगर यहां भी नहीं होंगे तो फिर मैं सीधा मुस्तकर जाऊंगा, वहां से इन्हें पकड़ कर अपने यहां ले आऊंगा। इस पर हल्का सा कहकहा लगाते हुए कजला खान कहने लगा, खुदा ने चाहा तो ऐसा कोई मौका नहीं आएगा। आप बेफिक्र रहे। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि मगरिब की नमाज के बाद मैं आपके यहां पहुंच जाऊंगा। कजला खान के उस जवाब पर एतमर ही नहीं, उसकी मां करातीस, भाई बारबत और बाप निज़ा खान भी खुश हो गए थे। फिर निज़ा खान उठा और कहने लगा, अच्छा बेटे, तुम्हारे वादे के मुताबिक अब हम जाते हैं। मगरिब के बाद वहां पहुंच जाना बच्चे। इस पर सब उठ खड़े हुए। कजला खान उन्हें दरवाजे तक छोड़ने आया। फिर एतमर, करातीस, निज़ा खान और बारबत अपनी हवेली की तरफ हो लिए थे।